बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक जमहूरी मुल्क के तौर पर, एक इस्लामी जमहूरी मुमलिकत के तौर पर, जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात, उनके फलाह बहबूद के लिए काम हो, इस दुआ के साथ आज ये अज़्म है कि पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। और यही अज़्म जो है वो आज से 17 साल पहले आज टेलीविजन ने भी किया था कि एक ऐसा चैनल आए जो कि बात करे, अवाम के हुकूक की बात करे, एक अनबाइस्ड, न्यूट्रल और जो हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टिंग है, तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, वो आप तक पेश करें। और आज हमारे चैनल की 17वीं सालगिरह है, इसलिए आज टेलीविज़न के तमाम स्टाफ की जानिब से तमाम पाकिस्तान के हमारे नाजरीन को, दुनिया भर के नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं इस्लामाबाद में आज भी बहुत हलचल है और ये हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। और अगर आप देखें इस वक्त कि सूरत-ए-हाल क्या बन रही है, तो सूरत-ए-हाल बहुत अजीब है। अजीब यूं है कि जाहिर है कि आज सुबह परेड थी और कहा जा रहा था कि शायद आज दिन भर की एक ही खबर होगी, लेकिन अब खबरें इतनी ज्यादा हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDM ने अपना जो लॉन्ग मार्च है वो 24 की बजाय अब 26 को मुलतवी किया। और इसके पीछे बहुत अहम खबर भी है। खबर यह है कि मुअख्खर करने की वजह कि शायद 25 को ऐसी डेवलपमेंट सामने आ जाए कि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। और अब से थोड़ी देर पहले MKM का भी इजलास था, जो कि हुकूमती वफ्द जो है वो MKM के पास गया, उनसे एक दफा फिर उनको मनाने, उनसे बात करने के लिए। और इत्तलात हुकूमत के लिए कोई बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं है। बहरहाल जब तक वो अनाउंस नहीं करते इस मामले के ऊपर कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ साथ आज जो अहम बात है वो ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो आज इजलास हुआ, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें भी बहुत अहम बातें की गई। और ये कहा गया कि अदालत के अंदर मामला लेके जाना पड़ेगा, उस पर यकीन रखना पड़ेगा। वज़ीर आज़म को बड़ा एतमाद है अदालत के ऊपर। 24 कल है और कल भी एक बहुत अहम समाअत होने वाली है, जो कि 63A की सदारती रेफरेंस की जो इंटरप्रिटेशन है या उसके ऊपर राय मांगी गई है सदर पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर पिटीशन है। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको अदालत पे यकीन है, देखते हैं कि अब कल की समाअत में क्या होगा। और साथ साथ उनको इजलास में ये बता दिया गया, जो रिपोर्ट हुआ है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी, कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। और अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है और 13 अरकान ऑलरेडी टेलीविजन पे आ चुके हैं कि वो नाराज हैं और हुकूमत के साथ, हुकूमत उनको खुद प्राइम मिनिस्टर जो है वो शोकॉज दे चुके हैं, तो क्या कहा जाए? क्या ये कहा जाए कि इस वक्त हुकूमत जो है वो वाकई मुअस्सर हुकूमत है? क्या ये कहा जाए कि हुकूमत को एतमाद हासिल है? ये बहुत अहम सवाल है, जो कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब वो मालाकंड गए अपने जलसे में ये सवाल उठाया और ये कहा कि वजीर आजम साबिक हो चुके हैं, वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान ने आज रिपोर्टर्स के साथ, जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उनके साथ भी मुलाकात की। और उस मुलाकात के अंदर जो है उन्होंने ये कहा कि आखिरी गेंद तक डट के मुकाबला करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। अब अगर इत्तेहादी छोड़ जाते हैं तो क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर? ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए। एक रोज कबल जो है वो मैं सरप्राइज दूंगा, वोटिंग से एक रोज पहले। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, वो कार्ड क्या हो सकता है, ये बहुत अहम है। क्या वो तुर्प का पत्ता है जो वजीर आजम इस्तेमाल करेंगे? और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत गिर गई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, ये हो नहीं सकता, लड़ाई के से पहले हाथ खड़े कर दूं, ये भी उन्होंने पूछा। और अंसार अब्बासी साहब की आज एक स्टोरी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि एस्टेब्लिशमेंट सहूलतकार का किरदार अदा कर सकती है हुकूमत और अपोजिशन के बीच। ये एक अहम बात है जो कि हुई, लेकिन आज वजीर आजम की गुफ्तगू के बाद लगता है ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने तमाम दरवाजे अपोजिशन के लिए बंद कर दिए हैं। होगा क्या, क्या नहीं होगा आज के इस प्रोग्राम में? 27 से पहले सरप्राइज कौन देगा? सरप्राइज हुकूमत देगी, अपोजिशन देगी? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से जनाब और साबिक चेयरमैन सेनेट भी, माहिर कानून भी हैं, आइन और कानून की महारत नैयर बुखारी साहब से कोई बेहतर नहीं जानता। तो हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे हम पहले हिस्से में बात करेंगे, मजहर अब्बास साहब से भी बात करेंगे और अहमद हुसैन दहड़ साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले बुखारी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, अहम डेवलपमेंट्स है सर। इस्तीफा नहीं दूंगा, डट जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा, कार्ड मेरे हाथ में है, अपोजिशन ने सारे पत्ते शोक कर दिए हैं, लॉन्ग मार्च भी अब अपोजिशन का आगे हो गया। सर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ हमें ही बताइए।
شکریہ آسان. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ پروسیڈنگز جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں جو ریفرنس بھی ہے اور پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو پٹیشن ہے وہ بھی ہے, اس کے کل پروسیڈنگز ہونی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بھی پروسیڈنگز جو ہے 25 تاریخ کو رکھی ہیں, جو براہ راست وائلیشن ہے آرٹیکل 54 کی. اور یہ جو کہتا ہے کہ اپوزیشن نے کارڈ دکھا دی اور میں نے کارڈ اپنے رکھے ہوئے ہیں پاس اور میں ریزائن نہیں کروں گا, یہ بلف کر رہا ہے, یہ ٹوٹل بلف گیم کھیل رہا ہے یہ پرائم منسٹر. اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے, یہ اکثریت لوز کر بیٹھے ہیں. ان کے اراؤنڈ 25 ممبرز اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اتحادی بھی انشاءاللہ بہت جلد اناؤنسمنٹ ود ان نیکسٹ 48 آورز وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو یہ ایل ایڈوائز پرائم منسٹر ہے جو یہ ہارا ہوا تھا تو ریفرنس دائر کیا اور پھر وہ اس کی جو لیگل ٹیم ہے جو ایک بنیاد بات کر رہی ہے ممبرز کو ڈرانے کے لیے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن آ جائے گی, ان کو ذرا آرٹیکلز پڑھ لینے چاہیے کہ آرٹیکل 63A میں ڈسکوالیفیکیشن کا کہیں ذکر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لا علم ہے ان کی لیگل ٹیم, خود بھی لا علم ہے. سر بالکل, آج کل اس کی سماعت بھی ہے, پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے اوپر میری نظریں بھی ہیں. دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ بہت سینئر ترین اب ہیں چیف جسٹس کے بعد جج صاحب, انہوں نے ایک جج صاحب کے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت سارے جو سینئر ججز ہیں ان کو اگنور بھی کیا گیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتے جو بار کاؤنسل کی پٹیشن ہے اس کے اندر. تو اس پہ قانونی پوزیشن کیا ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ پیونی جج ہیں نیکسٹ ٹو چیف جسٹس ہیں, ان کی آبزرویشنز ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. میں سمجھتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ ایک فیوچرسٹک انٹرپریٹیشن آنی ہے آرٹیکل 63A کی. آلدو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو پروسیڈنگز ابھی جاری ہیں اس پہ تو اپلیکیبل نہیں ہوگا لیکن فیوچرسٹک ہے. لیکن اس کے لیے اگر لارجر بینچ, اگر پاناما پہ اتنا بڑا بینچ بن سکتا ہے تو کیوں نہیں یہ جو ایک آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن ہے اور پرٹیکولرلی اس نے پارلیمنٹ کو افیکٹ کرنا ہے, ممبرز کو افیکٹ کرنا ہے, موجودہ پرائم منسٹر کو افیکٹ کرنا ہے جو بینک کر رہے ہیں ٹوٹلی اس آرٹیکل پہ. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو خط پہ ضرور غور کریں گے. اور سیکنڈلی ہم دیکھیں گے کہ کل جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی یہ پٹیشن ہے اس پہ ان کے کاؤنسل کا کیا موقف آتا ہے, جو ریسپونڈنٹس ہیں ریفرنس میں اور اس پٹیشن میں ان کا موقف کیا آتا ہے کہ وہ اس خط کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. یہ آبزرویشن بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ ایک آرٹیکل 186 کے نیچے پروسیڈنگز ہیں اور ایک آرٹیکل 184(3) کے نیچے پروسیڈنگز ہیں, ان کو کلب کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایشو بھی کل میرا خیال ہے پروسیڈنگز میں آئے گا, تو لیٹس سی کہ اس پہ کیا آبزرویشن آتی ہے. اچھا بخاری صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ 25 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو, ظاہر ہے 27 کو تو پرائم منسٹر نے یہاں جلسے کا بھی ایک اعلان کر رکھا ہے, ایک تصادم کسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اگر وہاں سے لانگ مارچ آتا ہے پی ڈی ایم کا بھی اور آپ لوگ بھی نکلتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ 25 کو اگر اتحادی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا نو کانفیڈنس پھر بھی ہوگی یا پرائم منسٹر کو مستعفی ہونا پڑے گا ہر صورت میں؟ ایسے اپیرنٹلی تو ان کو یہ جو 14 ممبروں کو انہوں نے شو کاز نوٹس دیے ہیں, اس کے بعد ان کو آفس سے کوئٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ریکوائرڈ نمبر ہے 172 اور جب یہ اتحادیوں کے سمیت ہے ان کے پاس, اتحادیوں کے سمیت ان کے پاس 178 ہے, ان میں سے اب 14 چلے جائیں تو یہ پیچھے 166 بچتے ہیں جی. تو میننگ بائی کہ 172 کا ریکوائرڈ نمبر ان کے پاس نہیں ہے, ان کو تو پہلے اس پہ کوئٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اب کیونکہ نو کانفیڈنس موو ہو چکا ہے, اس لیے اسمبلی تو یہ ڈیزالو آئینی طور پہ کر نہیں سکتے. اور جب اتحادی اعلان کر دیں گے
تو پھر ان کی تعداد جو ہے نا 164 سے 17 اور نکالیں تو وہ اپیرنٹلی 137 کے قریب آئے گی، جو 172 سے بہت دور ہے. اور جب یہ اناؤنسمنٹ آئے گی تو شاید ایک لائن لگی ہو اور بھی بہت سارے ایم ایل ایز کی جو پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے. اور سر اگر ایسا نہیں ہوتا اور 25 کو اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، اسپیکر صاحب کا بھی، خیر اسپیکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 95 کے مطابق آرٹیکل 95 اور رولز جو ہے 2007 کے قومی اسمبلی کے 37 اس کے مطابق وہ اجلاس کو طلب کریں گے اپنے ٹائم کے اوپر. ایک تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو پھر 28 تاریخ آخری بنتی ہے، تو کیا 28 کو وہ اجلاس طلب کر لیں گے؟ اور اگر وہ نہیں طلب کرتے تو اپوزیشن کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ آپ کیا اسمبلی کے اندر دھرنا دیں گے، آپ وہاں زبردستی چلے جائیں گے، آپ کوئی پینل بنا دیں گے، کوئی چیئر پرسن لگا دیں گے، کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں دو باتیں ہیں کہ وہ اس کو ایڈجرن کر نہیں سکتے. پہلے انہوں نے آرٹیکل 54 کو وائلیٹ کیا ہوا ہے، جو ود ان 14 ڈیز انہوں نے سیشن بلایا نہیں، اور پھر جس آرٹیکل کا وہ سہارا لے رہے ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. سیکنڈلی اگر یہ آرٹیکل 95 کو اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے ان پہ الزامات ثابت ہو سکیں گے. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 30 یہ سیشن جو تھا یہ ایک جنرل سیشن نہیں تھا، یہ ود ریفرنس ٹو نو کانفیڈنس ریکوزیشن ہوا. یہ اس لیے یہ کوئی عام گورنمنٹ کا بلایا ہوا سیشن نہیں ہے، یہ کسی اور ایشو پہ نہیں ہے. پرٹیکولرلی یہ ریکوزیشن جو تھی اس کا آبجیکٹ یہ تھا کہ ہم نے نو کانفیڈنس جو ہے موشن ٹیک اپ کرنا ہے. اس لیے آرڈر 37 کے مطابق اس نو کانفیڈنس موشن کو آرڈر آف ڈے پہ ہونا ہے، اور آرڈر آف ڈے پہ ہوگا تو وہ پھر جو پروویژن ہے 95 کی ناٹ ارلیئر دین 3 days اینڈ ناٹ لیٹر دین 7 days، اس پہ یہ موشن ٹیک اپ ہوگا، اور جب تک یہ ووٹ آؤٹ نہیں ہوتا تب تک یہ پروروگ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی پوزیشن. تو سر ابھی تک تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آئین کے مطابق، یعنی سیشن کا بلایا جانا ہی آپ کہتے ہیں آئین کے خلاف ہے، تو آپ کیسے کمپیل کریں گے اسپیکر صاحب کو کہ وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ 25 کو یا 28 کو تک جو ہے وہ ووٹنگ کرا لیں؟ کیا آپ کے پاس ریمیڈی ہے سر؟ دیکھیں پھر یہ ملک میں یہ ملک کو پھر انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جو کہتا ہے رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ لا وائلیٹ عمران خان اور اس کا اسپیکر کر رہا ہے. ملک میں یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، تو وہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہے پاکستان کی وہ اس ملک میں انارکی نہیں چاہتی. یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آنا چاہیے جا کے لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کر سکے، لوگوں کے مسائل کو ریزالو کر سکے. آپ نے پوچھا مرحلہ عمل، میں سمجھتا ہوں کہ میری قیادت اس پہ بالکل آپس میں کنسلٹیشن میں ہے، اور اپروپریٹ ٹائم پہ جو جوائنٹ اپوزیشن کی قیادت ہے وہ اناؤنس بھی کرے گی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ 26 کو جب پی ڈی ایم نکلے گی، پیپلز پارٹی بھی نکلے گی، تو تصادم بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد کے اندر سر؟ 27 کو جلسہ بھی ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں اگر تصادم ہوگا تو اس کا ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے. سر کوئی تیسری قوت تو نہیں آئے گی؟ آئی ہوپ سو کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ مؤثر ثابت ہوگی، اور جو پیرامیٹرز کانسٹیٹیوشن میں ہیں ان کے مطابق کام ہوگا. اور میں یہ آپ عرض کر دوں کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ ریاست کی ذمہ داری ان پہ ہے، ان پہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی نہیں ہے. ٹھیک، وہ ان کو سرو کرنے کے لیے ریاست کے انسٹیٹیوشن نہیں بیٹھے ہوئے. ریاست کے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی لائلٹی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹو دی اسٹیٹ، اور اسٹیٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ آرگنز اسی طرح کام کریں گے. اچھا بھائی صاحب، لاسٹ کوسچن. پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ میرا جو ترپ کا پتا ہے وہ میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں اہم کارڈ ہے. وہ اہم کارڈ کیا ہے جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی اہم کارڈ نہیں ہے سوائے ریزگنیشن کے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کے پاس. سیکنڈلی وہ یہ بلف کر رہا ہے، اور اس کی جو ایڈوائزرز ہیں اس کو اس بلف پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A جب ریفرنس موو کیا ان کا یہ شاید موڈ تھا کہ شاید ہمیں کوئی ریسٹرینٹ آرڈر مل جائے سپریم کورٹ سے کہ نو کانفرنس کی پروسیڈنگ آگے نہ چل سکے. وہ تو کیٹیگوریکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ان پروسیڈنگز کو نہ تو انٹرفیئر کریں گے، نہ ہم سے اسٹیج مانگا گیا ہے، اس لیے وہ پروسیڈنگز چلیں گی. لیکن یہ ان کی لیگل ٹیم ایل ایڈوائزڈ ہے
इनकी कैबिनेट भी, क्योंकि जो टीम इनकी लीगल टीम जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट 6 दफा उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको वापस भेजेंगे, जाओ इसकी तस्दीक करके लाओ, तो उस लीगल टीम से आप क्या तो कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर सियासतदान और आईनी कानूनी माहिर जनाब नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आज एक एलामिया भी अपोजिशन ने जारी किया यौम पाकिस्तान पे, जिसमें कि बहुत अहम डिमांड्स की गई हैं और ये कहा गया है कि एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशिश की जाएगी, हुकूमत हंगामी इकदाम करेगी। तारीखी दिन पर यह अहद किया है कि अवाम के लिए हंगामी इकदाम किए जाएंगे, ये अपोजिशन की तरफ से कहा गया। और इसमें यह भी कहा है कि अब आधा मुल्क हम गंवा चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि रियासती स्टेक होल्डर्स और आइन की बालादस्ती को कबूल करें। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो कि आज मुत्तहिदा अपोजिशन के मुतफिका अलामिया के ऊपर सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त मजहर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हमने बात करनी है इस वक्त सियासी सूरत हाल पे, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑप्शन है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। मसब आपकी बड़ी गहरी निगाह है और आप जाहिर है इतने अरसे से पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अपोजिशन कहती है आप अपना एतमाद खो चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? शुक्रिया आसमा। देखिए एक बैटल ऑफ नर्व्स चल रही है और जाहिर है ऑपोजिशन दोनों तरफ अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और असल हकीकत तो उस वक्त पता चलेगी जब मैदान में खेल शुरू होगा। और ऑपोजिशन को 172 का मैजिक फिगर पूरा करना है, हुकूमत को नहीं पूरा करना। अब ऑपोजिशन ने अब तक जो अपने कार्ड शो किए हैं वो दो तरह के हैं। एक ये कि वो मुनारफीन से उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है उनमें उनका आखिरी फैसला तो लिंक्ड होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लगता यही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी 63A की तशरीह करती है उस पे फिर मुनारफीन का दावा। लेकिन दो तरह के मुनारफीन हैं आसमा, एक वो हैं जो मुख्तलिफ जमातों से होते हुए पीटीआई में आए और एक वो हैं जिनका साला साल से पीटीआई से ताल्लुक रहा है। यानी उसमें जिस तरह आप नजीब हारून हैं, अब नजीब हारून जो हैं वो इस वक्त इमरान खान और नजीब हारून दोनों 96 की पीटीआई के रुकन हैं। ये दो वाहिद रुकन हैं इस वक्त बाकी सब बात के हैं। तो नजीब हारून क्या कह रहे हैं? नजीब हारून पीटीआई की इस वक्त कोर कमेटी का भी हिस्सा नहीं है, जबकि एक बानी रुकन को उसका हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल वो उनकी नाराजगी, मेरी बात भी हुई उनसे आज मेरी बात भी हुई थी, तो उनकी जो नाराजगी है वो नहीं है जो जिस वक्त ऑपोजिशन या इस तरह का वो चल रहे हैं। वो कह रहे हैं एक आज से नहीं, मैं पिछले 3-4 साल से ये बातें कर रहा हूं, इमरान खान साहब के साथ बातें कर रहा हूं, हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं पीटीआई के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर कर रहा हूं और अब भी मैंने जो मशवरा दिया है वो यही मशवरा दिया है कि अगर आप एक नया कायदे ऐवान नामजद कर दें और आप पार्टी पर तवज्जो दें ताकि हम 2023 अच्छा मैं मजहर साहब यही बात, ये बहुत अहम नुक्ता है जो आपने कहा, जो नजीब हारून साहब ने कहा। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है और उसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर सकती है, वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तो सहूलतकार का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया उसमें। तो क्या आपको लगता है कि, और प्राइम मिनिस्टर ने आज तकरीबन मुस्तरद कर ही दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वजीर आजम क्या सोच रहे हैं? ना वो बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने फिर कहा कि चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा वगैरह वगैरह। वो अहम कार्ड की भी बात करें, वो कार्ड क्या हो सकता है? देखिए आसमा, मैं भी अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें तो मैं भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हक में नहीं हूं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों बीच में पड़े। चौधरी परवेज इलाही भी बीच में पड़ सकते हैं और दीगर लोग भी बीच में पड़ सकते हैं। सियासी लोगों को बीच में पड़ना चाहिए, सियासी लोगों को एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाना चाहिए। उसूल तो ये है डेमोक्रेसी का, बजाय इसके जिनका ताल्लुक नहीं है उनको आप बीच में डालें किसी भी तरीके से, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। लेकिन जैसे चौधरी परवेज इलाही से जब इमरान खान की गुफ्तगू हुई थी, चौधरीज के पास गए थे, तो उन्होंने उनको यही कहा था, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी के अंदर तलाश करें, आपकी हम अगर आपको वोट दे। सही बात है जी मसब आपका कुछ जी मसब आपकी आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बहरहाल बहुत खूब बात की आपने, काश के मुकम्मल हो पाती, लेकिन जो सेंस है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब किसी किस्म की, या और अपोजिशन भी शायद किसी इस तरह की पोजीशन में नहीं है, लेकिन
क्या पीटीआई के अंदर अगर कोई तब्दीली आती है और -1 फॉर्मूला आता है तो वो पीटीआई को काबिल कबूल होगा? ये बहरहाल एक अहम सवाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक ब्रेक के बाद हम आएंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मुनहरिफ रुकन हैं अहमद हुसैन दाढ़ साहब, उनसे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने सुना होगा वजीर आजम पाकिस्तान ने अब से कुछ दिन पहले अपने एक जलसे के अंदर ये कहा कि वो लोग जो मुनहरिफ हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो बिक चुके हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए लिए हैं, उनकी कीमत लगी है, वो बिकाऊ माल है। फिर आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की कैंपेन चली और उसी तकरीर में वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि आप के बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, आपके बच्चों को ताने दिए जाएंगे, उनको स्कूलों में ताने दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें एक तरह की वजीर आजम ने इंसाइटमेंट भी की जो उनके सुनने वाले, उनके फॉलोअर्स थे, उनको उन अराकीन के खिलाफ जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए, उन पर दबाव भी बढ़ाएगा। फिर ये भी कहा कि वो बाप है और वो चाहते हैं कि ये लोग वापस आ जाए। हमारे साथ अहमद हुसैन दाढ़ साहब मौजूद हैं। आप गुज़िश्ता कई दिनों से उनको टेलीविजन पे देख रहे हैं। पीटीआई के रुकने असेंबली हैं, मेरा ख्याल है सबसे जो अमीर तरीन चंद अराकीन हैं उनमें से एक होंगे। तो उनसे हम पूछ भी लेते हैं कि उन्होंने कितने पैसे लिए हैं और खास करके इस बयान के बाद उनको क्या क्या फेस करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दाढ़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जी। जी अहमद हुसैन दाढ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था उसके बाद क्या आपको कोई मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं? लोगों ने आपके साथ कोई सोशल बायकॉट किया है या आपको धमकियां मिली हैं? क्या सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ना मैं सिंध हाउस में था और मैं जो एहतजाज कर रहा हूं वो 3 साल से कर रहा हूं। आज से 3 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था, उसका सबूत भी मौजूद है, मैं क्लिप भी आपको भेज दिया है। उसके बाद मैंने करप्शन पे बात की, मैंने लॉलेसनेस पे बात की, इन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस जारी किया और वो शो कॉज नोटिस मैंने इस्लामाबाद में जाके उसको कंटेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने मुझे उस पर आजाद कर, बिल्कुल बेगुनाह कर दिया और कहा कि आप सही कह रहे हैं। अब मैंने 3 महीने पहले एक इशू उठाया है। मैंने कहा मेरी 5 मुतालबात हैं, अगर ये आप पूरे करेंगे तो मैं असेंबली आऊंगा। मैं 3 महीने से असेंबली नहीं गया। मैं जमीर का कैदी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे अल्लाह रहम करे, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं किसी इक्तदार के लिए नहीं कर रहा, मेरा अपोजिशन से कोई राब्ता नहीं है। मैं शुरू से सच और हक के ऊपर स्टैंड लेने वाला इंसान हूं और उसके मेरे पास सबूत मौजूद है। मेरे साथ जुल्म क्या हुए हैं, मेरे आप 5 मुतालबात थोड़े से सुन ले आप। सबसे पहला मेरा मुतालबा है कि सीएम सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे लिए गए हैं, वो वापस कराए जाएं और सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे लेके जो पोस्टिंग डीसी वगैरह की जा रही है वो बंद की जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि जो गरीब है उसके लिए घी, आटा, चीनी, दाल, उसकी कीमत सब्सिडी दी जाए। हमारे डेवलपमेंट फंड काट लें, सारे मोटरवेज रोक दें, उनको सब्सिडी दे के 2018 वाले रेट दें, क्योंकि गैस और बिजली के बिल भरने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। तीसरा सेक्रेटेरिएट है जो बना है इन्होंने साउथ पंजाब में, उसमें इख्तियारात आज तक नहीं दिए गए। पहले मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया था, उसके सबूत भी मेरे पास हैं। इन्होंने आज तक वहां इख्तियारात नहीं दिए। चौथा, मुल्तान में बर्न सेंटर में बच्चों को दाखिल नहीं हुआ जाता। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, वहां बच्चे मर रहे हैं निश्तर में। और वहां पे एक डीएचक्यू सेंटर है जहां पे हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर और ऑप्थोमोलॉजी सेंटर मंजूर करवा लिया है, 3 साल से खाली पड़ा है, अप्रूवल हो गई है, उसमें ये दाखिले की इजाजत नहीं दे रहे। ये वो मासिस के केसेस हैं, वहां पे लॉलेसनेस इतनी है, करप्ट अफसर लगाए जाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने स्टैंड लिया है। मैंने ये कहा है कि जब तक ये मुतालबात मेरे पूरे आप नहीं कह रहे होते, 5 मुतालबे, जो पहला मुतालबा है मैं जरा उस पर आपको लेके जाऊं। आप कह रहे हैं कि सीएम ने आपसे पैसे लिए, यानी आप सीएम पंजाब की बात कर रहे हैं, बुज़दार साहब। सेक्रेटेरिएट में पैसे लिए गए हैं। अच्छा, किस चीज के ऊपर, कब, कितने पैसे लिए गए हैं? कितने पैसे, कब? मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसको डिस्क्लोज उस वक्त करूंगा, क्योंकि हर मीडिया पे मुझे यही सवाल किया गया है। मैं डिस्क्लोज उस वक्त करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे सामने बैठे, अगर मैं इसको साबित कर दूं तो वो रिजाइन करें, क्योंकि रियासत मदीना उन्होंने बनाई है। अगर वो साबित मैं ना कर सका, मैं रिजाइन भी करूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। तो आप ये प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं? बात का है
चैलेंज कर रहा हूं। दुख इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बातें की है ना हमारे बच्चों पे, प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की है ना, मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ी है या मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं या मैं डिफॉल्ट कर गया हूं। मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले मुझे ये जवाब दें, हमारे बच्चों को तो उन्होंने मना कर दिया कि उनसे शादियां ना कोई, जो इनके बच्चे बाहर रहते हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं वैल्यूज वाला बंदा हूं, लेकिन ये बताएं उनके बारे में इन्होंने क्या फैसला किया है कि क्योंकि इन्होंने 7 MPs नून लीग के शामिल किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, इनको क्या सजा दे? हमारे लिए जो सजा इन्होंने तजवीज की है, शुक्र है अवाम ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए कि ये इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। यू टर्न लेना इनका पहले इन्होंने 1 साल पहले बयान दिया कि जो MNAs मेरे खिलाफ सिर्फ ये कह देंगे कि आप सही कामयाब नहीं है तो मैं चुप करके इस्तीफा दे दूंगा, 1 साल पहले इन्होंने कहा। आज इन्होंने यू टर्न लेके हमारे ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। तो डाट साहब आप अब हमें बुला रहे हैं ये जी, अब बुला रहे हैं हमें। अच्छा, पहले इन्होंने हमले किए, हाँ। अब हमें ये बुला रहे हैं। देखें, आप क्या समझते हैं कि आप हम पे हमारे घरों पे हमले करवा के, हमारे बच्चों के ऊपर बातें करके, हमारे ऊपर पैसों के इल्जामात, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 40 करोड़ की जमीन अभी 1122 सेंटर को डोनेट की है। मेरे वाल दादा जो थे वो जब महाजरीन आए थे 1947 में, उन्होंने वहां पे लुक आफ्टर किया था 10 साल वहां पे मुल्तान में। हम तो देने वाले हैं अल्लाह की मेहरबानी से। हम 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे मैंने अपने बच्चों पे लगा दिए, इस पे सियासत पे लगा दिया है मैंने। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आपको थ्रेट्स किए गए, आपके घरों पे भी, क्या आपके घर के ऊपर भी कोई हमला हुआ है या धमकियां वगैरह आई हैं? इनके वहां पे सदर हैं जिन पे 2 पर्चे हैं, उनके साथ वो बंदे थे जिन पे 8 कब्जे के पर्चे हैं। एक माफिया है वहां पे जो मुल्तान में कब्जे करता है, उन्होंने हमले की कोशिश की तो वहां पे, लेकिन वहां पे गरीब अवाम इतनी इकट्ठी हो गई कि उनसे डर के वो भाग गए। 3-4 हजार बंदा गरीब अवाम वहां इकट्ठी हो गई, क्योंकि हम जहां रहते हैं ना, हम जिम्मेदार लोग हैं। 300 से 400 खानदान होता है जिसको हम जिम्मेदार पैदा होने से लेके मरने तक लुक आफ्टर करते हैं। तो वो हमारे साथ ऐसे जुड़े होते हैं जैसे खानदान हो। कभी कोई मुश्किल हो या दुख सुख हो, वो हमारे लिए जान देने को तैयार होते हैं। हम तो उन रिश्तों पे बिलीव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब शायद शहरों में पैदा हुए, इनको रिश्तों का नहीं पता। इन्होंने तो जहांगीर तरीन वगैरह के साथ जो किया है, जिन्होंने यहाँ पे इनको सूबाई और ऊपर वाली गवर्नमेंट्स बना के दी हैं, उनसे जो वफा की है वो भी हमने देख लिया। तो 81 बरस हो गए हैं जी, आज तक आज आजादी का दिन है, आज तक हमें आजादी नहीं मिली। अंग्रेज से छुटकारा मिल गया है, अंग्रेज के सिस्टम से छुटकारा नहीं मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब आए, हमें बड़ी उम्मीदें थी। ठीक बात। अच्छा, आपको फोन भी गए होंगे, मनाने की कोशिशें भी की गई होंगी, तो कोई राब्ता रिसेंटली हुआ है? कोई प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली आपकी बात हुई है या करवाने की किसी ने कोशिश की है? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो वैल्यूज से आ रही हैं। जब हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती करता है या किसी को मनाना होता है, इन्होंने 3 साल मेरे साथ ज्यादती की है। इन्होंने मेरे गरीब के, मैं केसेस उठा के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे के आया हूं, वरना वाली तस्वीरें दे आया हूं, लोगों की जमीनें उतर रही थी अंगूठे लगाए बगैर, उसके केसेस दे आया हूं। मैंने गरीबों के काम दिए, इन्होंने नहीं किए। अगर मैं रूठ गया हूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसे मनाने के लिए मेरे पास आ जाएं, मुझे बुला लें, बैठ के बात कर लें। ये धमकियां दें कि बच्चों की धमकियां दें, ये हमें कहें कि पैसों का इल्जाम लगाएं, और फिर इल्जाम लगाने के बाद इनके सारे मिनिस्टर्स हमें फोन कर रहे हैं। मैं क्यों फोन उठाऊं उनका? डर की वजह से आऊं आपके पास प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे डर की वजह से आऊं। आप डिस्क्वालीफाई की बात करते हैं, आप जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दे। हमें नहीं चाहिए ऐसी सियासत जिसमें बेइज्जती के बाद आपकी दोस्ती मिलती हो, नहीं चाहिए ऐसी सियासत। आप जिंदगी भर के लिए मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे, लेकिन जो आपने मेरे बच्चों की बात की है, मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। मेरा अल्लाह आपसे इसका बदला लेगा, मैं अल्लाह पे ये छोड़ता हूं। मैं आज तक अल्लाह को सामने रख के मैंने सियासत की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैंने हक और सच की सियासत की है। आपके सर कितने लोग हैं और दोस्त हैं आपके जो नाराज हैं हुकूमत से? 13 तो सामने आए हैं, और भी हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास एतमाद है, और क्या अब भी बात हो सकती है, आप उनसे दोबारा बात कर सकते हैं? जिन लोगों की इन्होंने बेइज्जतियां की हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और अपने मेहनत से, देखें आप कहते हैं पीटीआई का वोट, अगर कल अकेले पीटीआई के वोट से, जब तक हमारा अल्लाह की मेहरबानी से पर्सनल वोट हो, हम जीत सकते हैं। हमारा भी तो कोई पर्सनल वोट है, हमारी कोई इज्जत है, कोई जगह है, कोई मकाम है।
आपने जिस तरह बेइज्जतियां की हैं MNAs की, 45 MNAs को मैं मिल चुका हूं जो इनके साथ नहीं है। 45 इनको नजर आ जाएंगे जी। तो वो क्या जो इनके फॉरवर्ड साथ ब्लॉक नहीं है। बनाएंगे डॉक्टर साहब? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, अपना पार्लिमानी लीडर बनाएंगे? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता, मेरा उनके साथ ना कोई क्वेश्चन है। मैं जब मैं असेंबली में होता था तो 45 MNA मैं नाम दे के बता सकता हूं जो मेरे साथ बैठ के रोते थे। मैं 3 महीने से असेंबली नहीं गया, किसी ने मुझे ये नहीं कहा आप रूठे क्यों हो। ये जो इनके इंचार्ज डोगर साहब हैं वो खुद जो हैं वो चाहते हैं कि हम नजदीक ही न लगे प्राइम मिनिस्टर के। 6-6 महीने में मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। क्या क्या दुखड़े मैं आपको रहूं, इसलिए कि हम गरीब की बात करते हैं, इसीलिए ये सारे मसले हैं। मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसने कभी अपने मुतालबात तस्लीम नहीं किए, मैं मुतालबात तब्दील नहीं किए। मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसने कभी अपने मुतालबात तब्दील नहीं किए। मैंने हमेशा गरीब के लिए मुतालबात किए हैं और डट के खड़ा हूं और मैंने उसके हक लिए हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इलाके में गैंग रेप इंडिकेटी हो रहा है। बिल्कुल, आपने बड़े दिल से बातें की हैं। लास्ट में ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप वोट डालने आएंगे अभी जब नो कॉन्फिडेंस होगा या नहीं डालेंगे, क्या पोजीशन है? कितने लोग जो है वो एब्सटेन भी कर सकते हैं? मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक गिला कर लूं मीडिया से, अगर इजाजत हो। प्लीज। मेरा एक छोटा सा गिला है कि जिस तरह शेख रशीद साहब मीडिया के लिए लाजिम मलजूम है ना, उस तरह पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, गरीब मर रहा है। जिस तरह आपको सिर्फ हर मामले के लिए, हर इशू के लिए इंटरनेशनल लोकल शेख रशीद साहब चाहिए, कभी हम जैसे MNAs को भी बुला लिया।